तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ज्यादा कुछ भी बेहतर आपको बता नहीं सकता। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में लोग आते हैं, सबसे पहले ये बताइए आज कैसा यहाँ का मौसम था? इतना फॉग था कि मतलब विजिबिलिटी जीरो आप कह सकते हैं कि सामने दिख ही नहीं रहा था। हेडलाइट चलाने के बावजूद सामने नहीं दिख रहा था। 2 मीटर की मतलब घर से बाहर कुछ दिखाई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। मैं 8 बजे आई थी तब भी काफी ज्यादा फॉग था। 9 बजे तक मैं यहाँ पहुंची थी, ट्रैफिक में थे और लाइट्स ही नहीं दिख रही थी गाड़ियों की। बहुत दिक्कत होती है ट्रैफिक में ना, और विजिबिलिटी बहुत कम थी सुबह। और यहाँ कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि किसी दूसरी गाड़ी अगर कोई मिल जाए तो वो हमारे लिए गनीमत वाली बात है। उसकी हेडलाइट को देख करके, उसकी टेल लाइट को इनफैक्ट देख करके हम फॉलो करते हैं। तो देखिए यही स्थिति आज की यहाँ पर बनी हुई थी। तो उत्तर भारत में आपको बता दें, उत्तर भारत ही नहीं इसके समेत कई राज्य जो हैं इस वक्त यहां पर मौसम ने यू टर्न ले लिया है। 2 दिनों के साफ मौसम के बाद आज कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और दिल्ली एनसीआर का भी यही हाल है, जैसा कि हम बता रहे थे। और यहाँ सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रही और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार की सुबह राजधानी दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा ही रहा। घना कोहरा, हवा में बढ़ी ठंडक और गिरा हुआ पारा, यानी मौसम का ठंडा और बर्फीला मिजाज। दिन चढ़ता गया, सूर्य उदय होता गया, लेकिन घने कोहरे के बीच सूर्य देव के दर्शन मुश्किल से ही हो पाए। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों का भी हाल रहा। हालांकि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर पिछले कुछ समय से जारी है। हालांकि बीच बीच में खिली धूप ने लोगों को राहत भी दी है, लेकिन एक बार फिर मौसम ने यू टर्न लिया और घने कोहरे की चादर में सब कुछ ओझल सा हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी हाउस पर। देखते ही देखते यहाँ पर कोहरा काफी बढ़ गया और सामने की सड़क जो 12 खंबा रोड है सामने की तरफ, वो यहाँ से नजर नहीं आ रही। रोड की दूसरी तरफ बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और कोहरा इतनी तेजी से इस जगह पर बढ़ा है, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज सुबह दिल्ली और एनसीआर की क्या कंडीशन थी। इस बार सीजन का सबसे घना कोहरा आज के दिन ही बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा रह सकता है। यानी कि अभी उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना जताई है। मसलन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगर आपकी फ्लाइट या ट्रेन है तो वो डिले होगी और उसकी वजह जो फॉग है, इस वक्त जो कोहरा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, वो है। कुल मिला के अगले 4-5 दिन जो आईएमडी का फोरकास्ट है, मौसम विभाग का फोरकास्ट है, उसके हिसाब से अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना है और साथ ही पूरे हफ्ते इसी तरह के फॉग के हालात दिल्ली में तो कम से कम बने रहेंगे। कुल मिलाकर मौसम के बदलते तेवर देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कोहरा और ठंड अभी बाकी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए मैदानी इलाकों का क्या हाल है वो तो आपने जान लिया। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर बिछी है, तो पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही आपको दिखाई देगी। आपको सीधे कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीरें दिखा देते हैं। तो सोनमर्ग की हसीन वादियों और दिलकश नजारों के बारे में आपने देखा और सुना होगा। बर्फ ढकी वादियां जब उन पर धूप पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकने लगती हैं, इसलिए ही इस हिस्से को सोनमर्ग कहा जाता है। देखिए तस्वीरें। कश्मीर जो है आजकल गहने की तरह चमक रहा है, सब तरफ बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर, और जब धूप निकलती है तो सब निखर उठता है। आज आपको दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसे नजारे जो आपका मन मोह लेंगे। हम इस वक्त सोनमर्ग में हैं, यानी कि कश्मीरी में इसको सोनमर्ग कहते हैं और इसका मतलब है सोने की घाटी। और सोने की घाटी इसको क्यों कहते हैं, तारिक को कहूंगा, आपको दिखाएगा। इस वक्त आसपास बर्फ ही बर्फ और ये चोटियां, खूबसूरत जो है चोटियां, छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा है सोनमर्ग। और जो
माउंटेन टॉप यानी कि पीक पे जो बर्फ है उस पे जब धूप पड़ती है तो बिल्कुल सोने की तरह निखरता है, और तभी इस घाटी को सोनमर्ग कहते हैं, यानी कि सोने की घाटी। और आज हमें मिसाल मिल रही है, हमें एग्जाम्पल मिल रही है कि इसको क्यों सोने की घाटी कहा जाता है। यहाँ से बर्फ है और यहाँ से खूबसूरत जो है झरना बह रहा है, बिल्कुल जो बर्फ का पानी, आइस कोल्ड वाटर का झरना है। कभी कभी तो इतनी ठंड रात में होती है कि झरने का कुछ हिस्सा भी जो है फ्रीज हो जाता है। अभी मैं जब बात कर रहा हूँ -6 से 7 डिग्रीज हैं, हाथ सुन हो गए हैं और बहुत ठंड है, ठंड के मारे बुरा हाल है। लेकिन जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं आपको गर्म रखती है, आपके जज्बात गर्म रखती है, और वही बिल्कुल यहाँ हमें महसूस हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत इस वक्त घाटी, और खासकर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत। और धूप खिली है बर्फ के बाद तो और भी जो है खूबसूरत नजारे हो गए हैं, और तभी देश और दुनिया से पर्यटक जो हैं कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। क्या पसंद तारिक लोन के साथ मीर फर। तो देखिए, आस्था, समता और एकता के महासंगम महाकुंभ में ठंड और कोहरे की चिंता किए बिना जनसैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ जहां ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है, दूसरी तरफ तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर त्रिवेणी स्नान के लिए लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर हर गंगे और हर हर महादेव का जयकारा ठंड और कोहरे पर भारी है। लोगों के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही। महाकुंभ के शुभारंभ से आज तक लगातार संगम तट पर बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में ठंड ऐसी है कि घरों में बंद लोग रजाई से नहीं निकलना चाहें, और कोहरा ऐसा है कि संगम का विहंगम दृश्य भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच भी महाकुंभ में आस्था भारी है। दूर दराज से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सिर पर अपनी दुनिया लादे लोग बाग आते जा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले में चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। कुंभ में कोहरे और धुंध का प्रकोप काफी ज्यादा है, लेकिन आस्था उन पर भारी दिख रही है। यहाँ तो फिर भी यमुना के घाटों पर लोग नावों से जा रहे हैं, संगम की ओर बढ़ती हुई नावें हैं। लेकिन जब आप संगम पर जाएंगे तो इतनी कड़ाके की ठंड में भी लोग हर हर गंगे कहकर डुबकी लगाते हैं और आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ तक आना उनका सफल हो गया। गंगा में डुबकी लगाएं, यमुना में लगाएं या फिर संगम में लगाएं, तीनों जगह लोगों के आने का, डुबकी लगाने का, पुण्य कमाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कड़ाके की ठंड में महाकुंभ के पहले दिन जहां लोगों का तांता लगा रहा, वहीं दूसरे दिन यानी मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के दिन भी ठंड को परे रख आस्था की डुबकी के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उमड़े। तो वहीं आज भी तीर्थराज में संगम तट पर बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ स्नान का पुण्य कमाने जुटे हैं। आप लोगों की संख्या देख सकते हैं, चाहे दिन कोई भी हो, यही सिलसिला अगले 45 दिन तक यूं ही जारी रहने वाला है। तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे बात सुरक्षा की हो, चाहे बात लोगों की सुविधा की हो। हर तरीके से लोगों के लिए ये महाकुंभ मेला आसान रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। महाकुंभ का भव्य, नव्य और दिव्य समागम 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो चुका है। तब से अब तक महाकुंभ में पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान पर्व में हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के शुभारंभ के दिन 1,65,00,000 लोगों ने संगम क्षेत्र में डुबकी लगाई, तो वहीं अमृत स्नान वाले दिन यानी कल लगभग 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं और साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड पर आस्था जोर मार रही है। आज भी जबरदस्त कोहरे और ठंड के बावजूद प्रयागराज के घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आस्था के महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जहां श्रद्धालु सरयू तट पर स्नान और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। जहां संगम नगरी प्रयागराज से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या और काशी में श्रद्धालुओं की दर्शन यात्रा।
तो ये दर्शन यात्रा हम आपको दिखाएंगे अयोध्या और काशी की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारी संवाददाता गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन, लगातार तस्वीरें भी जो आप दिखा रही हैं वहां से आ रही हैं, वो आस्था, आध्यात्म और धर्म से जुड़ी तो है, लेकिन साथ ही साथ ठंड से भी जुड़ी हुई है। भीषण ठंड वहां पर पड़ रही है। देखिए, कल मकर संक्रांति को लेकर स्नान तो हो गया, पवित्र स्नान हो गया, लेकिन इस ठंड में क्या लोगों का उत्साह आपको उतना ही देखने को मिल रहा है? बड़ी तादाद में अब भी लोग वहां पर लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाँ, लेकिन अमृत स्नान के कंपैरिजन में अगर बाकी के दिनों देखें तो थोड़ी सी संख्या कम है, क्योंकि लोग मतलब एक अगर परिवार आया है तो वो 4 दिन या 5 दिन रुक रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो उससे लोग थोड़ा सा कम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पुराने लोग जा रहे हैं तो नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है और आस्था तो है ही, लेकिन ठंड भी बहुत है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आस्था सबसे ऊपर है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ठंड लग रही है आप लोगों को? ठंड कम नहीं लग रही, ठंड कम है मगर लग नहीं रही है, मगर लग नहीं रही। कहाँ से आप? हम लोग फतेहपुर से हैं। स्नान हो गया आप लोग? जी जी जी, हम 1 महीने कल्पवास करते हैं। कल्पवासी हैं आप? क्या नियम रहते हैं आपके? अब एक बार भोजन करना होता है और गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है और साधना जुड़ रहती है। और क्या है, इतने सारे कार्य हैं, बहुत कार्य हैं। कई व्रत नियम ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, काफी सख्त कानून होते हैं इनके। तो 45 दिन तक आप यही रहेंगे? जी 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 जी। अच्छा, कितने लोग हैं कल्पवासी यहाँ पे? अभी मैं ही हूँ, आज बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आए, तो लाइन देख के तो एकदम लगा कि अब दर्शन नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी की रही है, बहुत सराहनीय व्यवस्था रही है योगी जी की, उनको कोटि कोटि बधाई। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों ने स्नान कितनी बार किया है? 1 बार, 2 बार, कई? 3 बार स्नान किया। गुंजन देखिए, इनके लिए जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इन लोगों के लिए ना आस्था सर्वोपरि है, आस्था के ऊपर इनको कुछ दिखाई नहीं देता। कोई आधिकारिक आंकड़ा मिल पाया है कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है? कोई नंबर निकल कर सामने आया है? देखिए, कल और परसों की अगर बात करें तो पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख, दूसरे दिन 3.5 करोड़ के लगभग, लेकिन अभी तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर एक आंकड़ा मान के चले तो 1 करोड़ लोग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि स्नान कर चुके हैं या करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सिर्फ 1 दिन के लिए बहुत ही कम आ रहे हैं। लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बार वो स्नान कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जो संगम तट है, जहां पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम हुआ है, वहां पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग बोट से जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज्यादा अलग है। संगम तट पर किसने स्नान किया है? बोट से गए थे? बोट से भी, वैसे भी। कितना समय लगा पूरा बोट से जाने आने और स्नान में? 4 घंटे लगे। हाँ, घूमने में 4 घंटे लगे थे। वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मौजूद है? वो बोट पर नहाने की सुविधा उपलब्ध है, और तो अपना ही करना पड़ता है, ज्यादा फुल सुविधा। आप कहाँ से हैं? जयपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम फर्स्ट टाइम आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। संगम भी गए थे, हमें वहाँ पे टाइम लगा, 4 एन आवर में कंप्लीटली पूरी सुविधाएं थी, बहुत अच्छा लगा हमें। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और भी लोगों से मैं बात करूंगी आपके पास। गुंजन लगातार हमारे साथ मौजूद है। और शगुफ्ता, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि कितनी संख्या में, देखिए कल का एक आंकड़ा है जो ये कहता है कि मकर संक्रांति के दिन सबसे ज्यादा आबादी वाला जो शहर बना है पूरी दुनिया में, वो प्रयागराज। जो स्टोरी शेयर की गई है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, ये 14 तारीख यानी कि मकर संक्रांति के दिन। बिल्कुल, और ये आंकड़े तो आपको हम बताएंगे क्योंकि लगातार बढ़ते जाएंगे। 40 करोड़ के आसपास बोला गया है इस बार महाकुंभ में लोग आएंगे। लेकिन आपको बता दें, जो यहां पर आ रहे हैं कुंभ में, वो अयोध्या और काशी के भी दर्शन कर रहे हैं, वहां भी जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ की अद्भुत और अनोखी छटा बिखरी हुई है। देश विदेश से आए साधु संत और श्रद्धालुओं की आमद से संगम तट पर आस्था का सैलाब सा उमड़ा है। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने तो मकर संक्रांति पर हुए अमृत स्नान के बाद अपनी दर्शन यात्रा काशी और अयोध्या की ओर मोड़ दी है।
जाहिर है अयोध्या और काशी में भी पवित्र स्नान हर आस्थावान के लिए मायने रखता है। यही वजह है कि वाराणसी की सड़कों पर इन दिनों काफी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब उनकी अगली यात्रा रामलला दर्शन की है। कुंभ में संगम स्नान किया हमने और उसके बाद अभी बनारस आए हैं काशी जी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ दर्शन करके फिर आगे अयोध्या जी जाएंगे। हम कुंभ मेले में गए थे, वहाँ हमारा बहुत अच्छा गंगा स्नान हो गया। वहाँ से हम अभी काशी विश्वनाथ जी के लिए आए हैं और इधर भी हमारा बहुत अच्छा सा स्वागत हो गया। अभी हम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं और इसके बाद हम अयोध्या जाने वाले हैं। पहले हमने संगम में दर्शन किए थे, स्नान करके आए हैं। वहाँ भी बहुत सुरक्षा, बहुत सुविधा, कोई भी ऐसा नहीं था कि सबको दर्शन करने का मौका था, स्नान करने का था। साधु संतों के साथ हमने स्नान किया। भगवान राम से जुड़े ये गीत भारतीय जनमानस में बरसों बरस से रचे बसे हैं, जिनसे जुड़ी ऊर्जा के सामने सर्द मौसम भी मानो अयोध्या में घुटने टेक दे रहा है। प्रयागराज में अमृत स्नान के बाद काशी विश्वनाथ बाबा का अर्चन और अब रामलला का दर्शन कर श्रद्धालु भी अपार ऊर्जा से भरे हुए हैं। हम यूपी गाजियाबाद से आए हैं और उसके बाद में सीधा प्रयागराज का स्नान लिया था। उसके बाद में महाकालेश्वर के दर्शन किए और उसके बाद में यहाँ आए और अब रामलला के दर्शन करते हुए घर को जाएंगे। हम पहले प्रयागराज गए। प्रयागराज में हमने 13 तारीख को पूर्णिमा का स्नान लिया, फिर कल मकर संक्रांति का शाही स्नान लिया। उसके बाद हम वहां से यात्रा पे निकल गए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ पे बाबा ने बुला लिया, वहां हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। और वहां से उस ऊर्जा को लेकर हम यहाँ अयोध्या में अभी सुबह सुबह पहुंचे हैं और आते ही हमने बाबा की कृपा से स्नान किया, बड़ा अच्छा लगा। हम कुंभ में गए थे, प्रयागराज में पहले गए थे, वहाँ से स्नान करके हम वहाँ पे 3 दिन रुके थे। वहाँ से स्नान करके हम अयोध्या ये वाराणसी आए, काशी दर्शन किए, काशी में होके हम अयोध्या आए। फिलहाल तो प्रयागराज, काशी और अयोध्या जैसे प्राचीन शहरों में इन दिनों आस्था से पूर्ण ऊर्जा का प्रवाह है। कहना गलत नहीं कि कड़ाके की ठंड और कोहरे पर धर्म, आस्था और परंपरा का ऐसा समागम भारी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुंजन हमारे सहयोगी प्रयागराज से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुंजन, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कैसे काशी और अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो महाकुंभ का इसमें बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ के बाद ही लोग काशी और अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। बिल्कुल, इसका कारण मैं पूजा आपको बता दूं। देखिए, प्रयागराज से करीब 200 किलोमीटर दूर है अयोध्या और करीब 125 किलोमीटर है वाराणसी। तो ऐसे में लोग अगर यहाँ से आ रहे हैं पूरे देश भर से, दुनिया भर से, तो वो चाहते हैं कि वो रामलला के दर्शन भी कर लें और बनारस भी चले जाएं, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी उन्हें हो जाए। अब मैं लोगों से भी जान लेती हूँ, क्या आप लोग बनारस या अयोध्या जाने वाले हैं या जा चुके हैं? जाएंगे, हम काशी जाएंगे, हम अयोध्या भी जाएंगे और काशी भी जाएंगे। मैं तो 1-2 दिन में ही निकलने वाला हूँ अयोध्या। मैम कल का टिकट है, कल निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। बनारस जाएंगे, पहले बनारस भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, राम के यहाँ पर भक्त हैं, रामलला के दर्शन भी करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जगन्नाथपुरी से आए हैं। दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी और हनुमान जी का पास गंगा स्नान किया, गंगा माता को दर्शन किया, नया फिर हम वहाँ जी जाने गए। हम ओडिशा से सूरत से आए जी। दर्शन तो हमारा बढ़िया हो गया। बाकी हम जाना, स्नान हो गया, स्नान बढ़िया से हो गया। लेकिन हम जाना चाहते थे अयोध्या, लेकिन थोड़ा गाड़ी का जो बंदोबस्त अंदर था वो थोड़ा तकलीफ हुआ, उस हिसाब से हम जा नहीं पाए। उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से, रहते हैं सूरत में। जगन्नाथपुरी से आए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, रामलला के दर्शन करने जाएंगे? हाँ, जाएंगे ना, इधर आए तो इतने दूर से जाएंगे ना, जाएंगे। बिल्कुल गुंजन, देखिए ये आस्था है लोगों की, और महाकुंभ का बहाना, महाकुंभ में स्नान भी हो जाएगा और साथ ही साथ
जो पूरा कॉरिडोर है उससे रामलला के दर्शन, फिर काशी विश्वनाथ जाके दर्शन भी हो जाएंगे। कुछ इसी तरह की आस्था इस वक्त प्रयागराज में नजर आ रही है। शुक्रिया कुंजन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मौसम ठंडा है, ख्याल रखिए अपना। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की। स्टीव जॉब्स की हाथ से लिखी एक चिट्ठी इन दिनों सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि नीलामी के दौरान ये चिट्ठी लगभग 4.5 करोड़ में बिकी है। लेकिन इस चिट्ठी में स्टीव जॉब्स का सनातन और आध्यात्म के लिए गहरा लगाव साफ जाहिर है। लगभग 50 साल पहले स्टीव ने ये चिट्ठी अपने किसी दोस्त को लिखी थी, जिसमें भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति और कुंभ में शामिल होने तक का भी जिक्र किया गया है। आस्था और अध्यात्म के महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी लोगों की मौजूदगी भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। त्रिवेणी संगम पर अद्भुत, अलौकिक और अतुलनीय आस्था का महाकुंभ जारी है। देश विदेश से भक्त उसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं एप्पल के को फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हैं। लेकिन अब लॉरेन के पति स्टीव जॉब्स की एक चिट्ठी सुर्खियों में है, जो उन्होंने लगभग 50 साल पहले यानी 1974 में अपने एक दोस्त को लिखी थी। लेकिन हाथ से लिखा ये खत भारतीय और सनातन संस्कृति के प्रति स्टीव जॉब्स की गहरी आस्था दर्शाता है। 50 साल पहले लिखी गई इस चिट्ठी में स्टीव जॉब्स ने अपने न सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाया, बल्कि अपनी संभावित भारत यात्रा का भी जिक्र किया। अपनी चिट्ठी में एप्पल के को फाउंडर अपने 19वें जन्मदिन 23 फरवरी को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को संबोधित करते हुए लिखते हैं, मैं भारत जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ आयोजित होने वाले कुंभ मेले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अप्रैल से शुरू होने वाले इस आयोजन के लिए मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा। हालांकि मैं इसे लेकर निश्चित नहीं हूँ। इस लेटर का अंत स्टीव जॉब्स ने अपने नाम के साथ शांति शब्द लिखकर किया। स्टीव जॉब्स तो अपनी जिंदगी में आस्था के महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल को ये सौभाग्य जरूर प्राप्त हो रहा है। कहा जा सकता है कि लॉरेन की ये यात्रा अपने पति की इच्छाओं से प्रेरित है। हालांकि भारतीय संस्कृति के प्रति स्टीव जॉब्स की गहरी आस्था थी। जानकारी के मुताबिक 1974 में ही उन्होंने भारत की यात्रा की थी। शुरुआत में उन्होंने उत्तराखंड में नीम करौली बाबा के आश्रम में जाने की योजना बनाई थी। इसके बाद कुछ समय वो कैंची धाम में भी रहे थे। उसी समय स्टीव जॉब्स ने भारत में 7 महीने बिताए थे और भारतीय संस्कृति को करीब से समझा था। आज स्टीव जॉब्स नहीं है, लेकिन 50 साल बाद भी उनकी लिखी चिट्ठी सुर्खियों में है। एक नीलामी के दौरान उनके हाथ से लिखी हुई इस चिट्ठी को एक खरीदार ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ की बात ही निराली है। इस आध्यात्मिक मेले में अजब गजब साधु संत पहुंचते हैं, आपको मिलते भी हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो चलिए आपको एक ऐसे ही आईआईटी वाले बाबा से मिलवाते हैं, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, लेकिन जब आध्यात्म की राह पर ये चले तो इन्हें एक अद्भुत जो है वो हासिल हुआ। आईआईटी मुंबई से आए हैं, जो इन दिनों काफी वायरल भी हैं और लोगों के कौतूहल का विषय भी हैं। हमारे साथ हैं अभय सिंह, जिनकी खूब चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है, लेवल लगाते ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे?
तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं? मतलब मेन वही है कि तुम जैसे जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ, जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जो पूरा हो जाएगा, फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, वहाँ छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर। मानो कि आईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें, अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी, मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे, एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी जिंदगी भर। तो ये ऐसी चीज है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। तो फिर उस वाली क्रिएटिव उसमें फील्ड में गया मैं कि हाँ फोटोग्राफी और ये सब सीखना। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं रहे? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था मतलब मैं जैसे रूम पे ही बैठा रहता था, एक ही चीज थी बस, वो नींद भी नहीं आती थी ना रात को। तो वहीं से तो आया यार ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद नहीं होता, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है ये माइंड, मतलब फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह, वेस्टर्न जो है उनके जो सोल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में ही मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे, बट वो चीज़ मैं अब उसके लिए नहीं कर रहा था कि आध्यात्म के लिए ये सब, वो सब कर रहा था कि अच्छा अब इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को शांत कैसे करना है उसके लिए। मैं इसको देखते ही पहचाना ये कौन है, तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज़्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोगों को। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ही नीड्स डिफरेंट एरियाज। जैसे म्यूजिक में सिर्फ एक राग से नहीं होता ना, बहुत सारे राग चाहिए, तो इसको सीधा ले जाके अघोरियों के पास बिठाया, अपना जूना अखाड़ा महात्माओं के पास बिठाया। एक गुरु और एक शिष्य की मिलने की भी एक कहानी हमने इसी कहानी में जोड़ने की कोशिश की। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज महाकुंभ। तो महाकुंभ में महायज्ञ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। चिदानंद सरस्वती जी महाराज जो मुनि जी के नाम से लोकप्रिय हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराज श्री, कुंभ अगर इसको एक पूरा यज्ञ मान लिया जाए, पूरे अनुष्ठान को जो 45 दिन चल रहा है, तो इसमें जो श्रद्धालु आते हैं वो इन आहुतियों के साथ किन अन्य चीजों की आहुतियां दें जिससे कि उनका यज्ञ पूर्ण हो और सफल सकाम। समुद्र मंथन की कथा बड़ी प्यारी है, उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला। ये मंथन केवल समुद्र में नहीं है कि कहानी ये समुद्र मंथन की है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कुंभ में आने के बाद ये स्वयं के मंथन की कथा है। ये केवल अमृत मंथन की नहीं बल्कि आत्म मंथन का भी कुंभ है। बस आज हमें मंथन करना है, बाहर भी और भीतर भी। प्रदूषण केवल बाहर नहीं है, प्रदूषण भीतर भी है। और सारा संकट सोच का है। सोच को बदलने के लिए हमारे ऋषियों ने सागर मंथन की इस दिव्य कथा जो घटी, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, जो हुआ, जो घटा, जो हुआ, और उसको इस तरह से समाज के साथ जोड़ा, क्योंकि जो कुंभ है वो आध्यात्मिक और समाज दोनों के साथ कैसे समाज आध्यात्मिक होकर आगे बढ़े। लेकिन इस बार तो अर्थ को भी साथ जोड़ दिया गया। इतना बड़ा अध्यात्म, अर्थ और फिर दोनों के अंदर जो एक सेतु बना, वो बना समाज। अधिकतर लोग जो मैंने देखा अपनी पूरी दुनिया सिर पे लादे चले जा रहे, ना उन्होंने टेंट बुक कराए, ना रेस्टोरेंट बुक कराए, उनको ये नहीं पता रहना कहाँ है, खाना कहाँ है। जो चिंता वो घर छोड़ के आए थे, यहाँ रहने वालों ने उनकी चिंता। यही इस देश का कल्चर है। यहाँ टेंट बुक हो के ना हो, मकान बुक हो के ना हो, कमरा बुक हो के ना हो, लेकिन खुद को बुक करना है। लोगों ने खुद को बुक किया है।
यही समाज की विशेषता है, खुद को बुक करना है। इसलिए जिस दिन व्यक्ति खुद को बुक कर लेगा, खुद को समर्पित कर देगा, तो फिर किसी सेल्फी पॉइंट पे नहीं जाना पड़ेगा। ये कुंभ सेल्फी पॉइंट भी बड़े प्यारे बने हैं, लेकिन सच मानिए पूरा कुंभ अपने आप में सेल्फ पॉइंट बन गया है, जहां पर व्यक्ति सेल्फ की यात्रा कर रहा है, भीतर की यात्रा कर रहा है, भीतर खुद को तलाश रहा है। और अब आपको एक ऐसा पुराना पारंपरिक खेल हम दिखाते हैं जिसका ताल्लुक पोंगल उत्सव से है। जी हाँ, खेल की ये परंपरा बेहद अनोखी है। हालांकि बीते सालों में जल्लीकट्टू के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें बैल का मुकाबला करते हुए इंसान उसको काबू में करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु की रोमांच और जुनून से भरी जल्लीकट्टू का ये खेल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग हर साल आते हैं। ये रोमांच के साथ जोखिम के भी पल हैं। ये साहस और वीरता की परंपरा है। ये तमिलनाडु का जल्लीकट्टू है। तमिल संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज से जुड़ा जल्लीकट्टू यहाँ की विरासत का प्रतीक रहा है। खेती किसानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैलों की अहमियत को यहाँ दर्शाया जाता है, जिसमें बैलों को कुछ ऐसे इस खेल के दौरान काबू करने की अनोखी प्रतियोगिता होती है, जिसको जल्लीकट्टू के नाम से जाना गया है। पोंगल के दौरान मट्टू पोंगल पर ये पारंपरिक और ऐतिहासिक खेल आयोजित किया जाता रहा है, जिसको खेलने से पहले किसान अपने अपने बैलों को नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके सींगों को पहना करते हैं। बेशक बैलों का इंसानों संग मुकाबला दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। बावजूद इसके जल्लीकट्टू हर साल यहाँ बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। जल्लीकट्टू का इतिहास दशकों पुराना है, जब तमिलनाडु के आयर समुदाय के लोग इसे खेलते थे। दरअसल जल्लीकट्टू में खेती और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बैलों की अहमियत को दर्शाया जाता है। बताया जाता है कि इस खेल में मुख्य तौर पर पुलिकुलम और कंगायम नस्ल के बैलों का उपयोग होता है, जिनको इस खेल के लिए प्रशिक्षित कर भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। यहाँ ये भी बता दें कि जल्लीकट्टू शब्द जल्ली यानी सोना चांदी के सिक्के और कट्टू यानी पैक्ड यानी कि बंधा हुआ से बना है। इस खेल में बैलों के सींगों या पीठ पर सिक्कों की थैली बांधी जाती थी, जिसे प्रतिभागी बैल को काबू करके निकालने की कोशिश करते थे। बैल को काबू करने वाले प्रतिभागी और सबसे ताकतवर बैल को पुरस्कार दिया जाता है। विजेता बैल बाजार में ऊंची कीमत पर बिकते हैं और उन्हें रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस खेल में दरअसल बैलों को जानबूझकर उकसाया जाता है, जिससे वो डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि इस दौरान बैलों और प्रतिभागियों की जांच के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते रहे हैं। पारंपरिक तौर पर खेले जाने वाले इस खेल के रिवाजों में अब समय और सहूलियत को देखते हुए थोड़ा बदलाव भी हुआ है, यानी अब बैल को काबू कर लेने वाले को ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। यकीनन जल्लीकट्टू के दौरान रोमांच और जोखिम का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। बावजूद इसके तमिलनाडु में निभाई जाने वाली जल्लीकट्टू की इस पुरानी और अनोखी परंपरा को निभाने वालों और उसे खुद के सामने देखने वालों की कमी नहीं। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं नवी मुंबई में बनाए गए नए इस्कॉन मंदिर की, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और इस मौके पर कुछ अनुष्ठानों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भागीदारी भी निभाई। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी का मंदिर में स्वागत किया गया। ये भी बताएं कि मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है, जो कि एक विशाल परिसर में फैला हुआ है।
खारघर में स्थित ये भव्य मंदिर 12 सालों में बनकर तैयार हुआ है। 9 एकड़ में फैला ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए विशेष चर्चा में है, जिसका उद्घाटन करने आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे। और अब बात आर्मी डे यानी कि सेना दिवस की। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 3 साल पहले तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत तो होती थी, लेकिन पिछले 3 साल से दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है। और देखिए, इस बार पुणे के परेड ग्राउंड में आर्मी डे का आयोजन किया गया, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में आम लोग भी भारतीय जवानों के शौर्य के गवाह बने। 77वें सेना दिवस के मौके पर लखनऊ के परेड ग्राउंड की वीरता भरी इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भारतीय सेना की ताकत से रूबरू भी हुई। अदम्य साहस और शौर्य का शानदार प्रदर्शन, जमीन से आसमान तक शूरवीरों के पराक्रम का परिचय। देश भर में आज 77वां थल सेना दिवस यानी आर्मी डे धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी धमक खासतौर पर पुणे में दिख रही है। पहली बार पुणे की धरती सेना दिवस परेड की गवाह बनी। 2023 से अलग अलग शहरों में सेना दिवस परेड मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस साल पुणे को सेना दिवस परेड की मेजबानी मिली। देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए सधी हुई कदमताल से परेड की शुरुआत हुई। वीर जवानों के कदमताल की धमक से वहां मौजूद दर्शकों का सिर स्वाभिमान से भर उठा। दिल में देशभक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगी। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली। परेड में पहली बार झांसी की रानी की तरह साहस, राष्ट्र प्रेम और आत्मसम्मान का परचम लहराती एनसीसी गर्ल्स कंटिंजेंट परेड में शामिल हुई। साथ ही बेंगलुरु स्थित सैन्य पुलिस कोर केंद्र की एक महिला अग्निवीर टुकड़ी में शामिल हुई। एक सांस, एक कदम, एक बोल के साथ जब ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से निकली तो पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सेना की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए अलग अलग रेजिमेंट की परेड जब जब सलामी मंच के सामने से गुजरी, आसमान से उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को याद कर उनके घर वालों समेत देशवासियों का हृदय गर्व से भर उठा। परेड के बाद शुरू हुआ भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए हर पल सतर्क और चौकन्नी भारतीय सेना की ताकत और तकनीक से भरे इस प्रदर्शन से वहां मौजूद लोगों के दिलों में देशभक्ति का जोश उबाल मारने लगा। सबसे पहले BMP-2 सारथ आन बान शान से सलामी मंच के सामने से निकला। BMP-2 सारथ पैदल सेना का एक लड़ाकू वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में पैदल सेना की गतिशीलता, सुरक्षा और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पानी, पथरीली जमीन, हर तरह के इलाके में आसानी से चलने वाला स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज और उसके पीछे लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग जब वहां से गुजरा तो सभी इस आधुनिक वाहन को देखते रह गए। इसके बाद झांकी निकली ऑल टेरेन व्हीकल चेतक की। सभी इलाकों में आसानी से चलने वाला सामरिक वाहन। चुनौतीपूर्ण इलाके में भी युद्ध के लक्ष्यों को पाने में सक्षम ये व्हीकल कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। पहली बार सेना दिवस परेड में ओलंपिक की झांकी शामिल की गई। सेना के शूरवीरों ने कई ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में देश का परचम लहराया है। पुणे में आयोजित हुआ ये 77वां सेना दिवस है। 77वें सेना दिवस की थीम समर्थ भारत, सक्षम सेना रखी गई। हमेशा की तरह इस बार भी सेना दिवस का फोकस सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करना रहा, जिससे एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 मेडल लाने वाले स्टार निशानेबाज
मनु भाकर फिर से सुर्खियों में है। दरअसल वजह यह है कि मनु को जो 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं उनका रंग उतरने लगा है। पदकों के खराब होने की कई शिकायतें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को मिली थी और दुनिया भर से काफी संख्या में एथलीट मेडल्स पर से रंग उतारने की तस्वीरें साझा भी कर चुके हैं, जिसके बाद आईओसी ने कहा है कि खराब हुए पदकों को फ्रांसीसी राज्य टकसाल द्वारा बदला जाएगा और मूल पदकों के समान ही किया जाएगा। भारतीय निशानेबाज ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और चलिए अब आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कमाल के बारे में बताते हैं। दरअसल भारत और आयरलैंड के बीच राजकोट में तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 435 रन बनाए और वनडे क्रिकेट में भारत का ये सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की ओर से स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शानदार शतक लगाया। स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली बैटर अब वो बन गई हैं। उन्होंने 80 गेंदों में 135 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 छक्के और 12 चौके निकले। और चलिए बात मुंबई के मशहूर क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम की करते हैं, जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं। आज से करीब 50 साल पहले 1975 में स्टेडियम का निर्माण किया गया था और इस पर पहला टेस्ट भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। तब से आज तक वानखेड़े स्टेडियम का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम भी हो चुका है। वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर एमसीए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत 12 जनवरी से हो चुकी है। 19 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मेन इवेंट होगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा समेत तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। श्वेता, चाय कैसी लगी? बहुत ही अमेजिंग, इसलिए देखिए दोबारा मैं ले रही हूँ। हाँ? और क्या है ना, जब ठंडा मौसम और कोहरा सताए तो गर्मा गर्म चाय की ये सिर्फ काम आए। देखिए अगर चाय हो अदरक या इलायची वाली तो ये स्वाद ना दोगुना हो जाता है। क्योंकि सर्द मौसम के इस अभी और काफी दिन बाकी हैं, क्यों ना गर्मा गर्म चाय को ही बना लिया जाए साथ ही। बिल्कुल सही कह रही हैं गीतिका आप। भरी ठंड मौसम में अच्छी अच्छी खबरों को आप तक पहुंचाना हमारा काम है, लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ ये चर्चा और खास हो जाती है। चाय के साथ चर्चा का ना मजा ही कुछ और है, और खबरों का भी। तो कल फिर आएंगे शाम 5 बजे, चाय पर चर्चा में करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और पियेंगे अच्छी अच्छी गर्मा गर्म चाय। फिलहाल आज थैंक यू कर देते हैं। गुप्ता, थैंक यू फॉर द टी। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।